हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आग्रह किया था कि दैनिक रोजगार समाचार का वीडियो लेकर आइए, तो वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं दैनिक रोजगार समाचार में आज क्या स्पेशल है। उपलब्धि: वैज्ञानिकों की खोज बनेगी पृथ्वी का विकल्प। वैज्ञानिकों ने एक खोज की है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अंतरिक्ष में सबसे सुरक्षित जगह मिली है, अंतरिक्ष में रहने के लिए सबसे सुरक्षित जगह बताई जा रही है ये। तो ये कहाँ पर हुआ है? रोम। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह को ढूंढ लिया है। वैज्ञानिकों ने पूरी आकाशगंगा की जांच की, तब जाकर ये जगह मिली। वैसे तो धरती को सबसे सुरक्षित माना गया है, लेकिन अगर आप कोरोना महामारी या फिर किसी अन्य चीज़ से परेशान हैं और किसी दूसरे ग्रह पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जगह अंतरिक्ष में आपके लिए सबसे सुरक्षित रहेगी। ये एक विकल्प के तौर पर जानी जा सकती है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर कोई महामारी फैलती है, कोई बाढ़ आती है, कोई विपदा आती है जिससे मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो ये एक विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। तो वहाँ पर जाके आप सुरक्षित रह सकते हैं। टीम के चीफ रिकार्डो स्पिनेली ने बताया कि स्पेस में विस्फोट के कारण कई जीव खत्म हो चुके हैं। जान लें कि स्पेस में विस्फोट यानी गामा किरणों का फूटना, जो स्पेस में विस्फोट होता है वो गामा किरणों का फूटना, सुपरनोवा रेडिएशन और हाई एनर्जी वाले कणों का फैलना डीएनए को फाड़ सकते हैं। ये ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं। रिकार्डो स्पिनेली ने कहा है कि स्पेस में सुरक्षित जगह को ढूंढना आसान काम नहीं था। स्पेस में खतरे वाली जगहें भरी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि विस्फोट को अनदेखा नहीं किया जा सकता। विस्फोट आकाशगंगा में जीवन के विकास में रुकावट डालता है। इस रिसर्च के लिए 1100 करोड़ साल का पुराना इतिहास खगोला गया है, जिसमें पता चला कि हमारी आकाशगंगा जिस जगह रहने के लिए सुरक्षित है, आकाशगंगा में जीवन में विकास में रुकावट डालता है, जिसमें पता चला है कि हम इंसान आकाशगंगा में जिस जगह रहते हैं वह सबसे सुरक्षित बेल्ट में है, जबकि आज से करोड़ों साल पहले आकाशगंगा के निर्माण के वक्त इसकी सबसे सुरक्षित जगह इसका आखिरी छोर थी। तो ये जगह खोजी गई है। तो इसके बारे में अभी ऑफिशियल ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, जितनी मिली है तो आपको बता दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी जो PCS 2020 का इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूं। तो यहाँ पर देखिए, ये सवाल पूछे गए हैं। वर्तमान में हिंदी के कौन से प्रसिद्ध कवि हैं जो राष्ट्रवादी माने जा सकते हैं? आजकल विपक्षी पार्टी ठोको पॉलिसी को लेकर जो बोल रही है, क्या कहेंगे इस पर? प्रशासनिक मूल्य और नैतिक मूल्यों में अंतर क्या है? डिप्टी कलेक्टर के बारे में क्या जानते हैं? दलित विमर्श क्या है? सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? संस्कृति की परिभाषा बताएं। मिशन प्रेरणा क्या है? साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश और देश में क्या स्थिति है? मुगल बादशाह, यहाँ पर और भी सवाल पूछे गए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये अभी जो PCS का इंटरव्यू चल रहा है उसमें ये सवाल पूछे गए थे। यहाँ पर मुगल बादशाह में कौन शायर था? मुगल बादशाह जो थे उनमें कौन शायर था? गीत और कविता में क्या अंतर है? CDPO पद क्या है? अजातशत्रु रचना के बारे में क्या जानते हैं? जैम DVT क्या है? इसका क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पर ये सवाल इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर और भी सवाल है। एक अन्य अभ्यर्थी से प्रिय कवि एवं उनकी कविता सुनाने के लिए कहा गया। एक अभ्यर्थी से उलझाऊ सवाल किया गया कि डिग्निटी, डेकोरम, डिसिप्लिन को क्रम से लगाएं और क्रम से लगाने का कारण भी स्पष्ट करें। ये आदि सवाल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तैयारी: यूपी में 8 अप्रैल से फोकस वैक्सीन, यहाँ पर फोकस वैक्सीन को लगाने की चर्चाएं चल रही हैं। 8 अप्रैल से ये घोषणा कर दी गई है कि फोकस वैक्सीनेशन होगा। तो इसमें देख लेते हैं। राज्य सरकार फोकस टेस्टिंग की तरह अब प्रदेश में फोकस वैक्सीनेशन भी शुरू करने जा रही है। इसके पीछे उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द कोरोना के टीके लग सकें। सरकार यह अभियान पूरे प्रदेश में 8 अप्रैल से शुरू करने जा रही है। शुरुआत मीडिया कर्मियों और उनके संस्थानों से होने जा रही है। इसके तहत 8 व 9 अप्रैल को मीडिया कर्मी, उनके प्रतिष्ठानों के अलावा हॉकरों और दुकानदारों को फोकस वैक्सीनेशन किया जाएगा। 10 अप्रैल को बैंक इंश्योरेंस कर्मियों को, 12, 13, 14 अप्रैल को स्कूल कॉलेज में अध्यापकों को, 15, 16 अप्रैल को बस ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, रेहड़ी पटरी दुकानदारों को, और 17 व 19 अप्रैल को सरकारी दफ्तरों में अफसर व कर्मियों को, 20, 21 अप्रैल को वकीलों व न्यायिक सेवा कर्मचारियों को, 22 व 23 अप्रैल को निजी दफ्तरों के अधिकारियों को, कर्मचारियों को टीके लगाए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधितों से अपील की है कि 45 वर्ष से ऊपर
जितने भी लोग हैं वे इन तिथियों को टीकाकरण अवश्य कराएं। तो ये मैंने आपको बता दिया कब किसका टीकाकरण होना है, ये पूरी जानकारी आपको बता दी गई है, तो भी इसको ध्यान से सुने। यहाँ पर और संक्रमितों की जानकारी दी गई है, कितने बढ़ रहे हैं, यहाँ पर रफ्तार दी गई है, तो इसके बारे में अभी नहीं जानते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर है, योजनाकार एवं जो सांख्यवेद थे महालनोबिस, जिन्होंने पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी दी थी नेहरू के साथ, ये कर्तज्ञ सांख्यिकीविद और थिंक टैंक प्रशांत चंद्र महालनोबिस नहीं होते तो शायद नेहरू का आर्थिक और औद्योगिक दर्शन कभी व्यावहारिक वास्तविकता नहीं हासिल कर पाता। भारत के औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की रूपरेखा को अंतिम रूप देने वाले महालनोबिस ही थे। जो प्रशांत चंद्र जी थे, इन्होंने ही औद्योगिक क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दिया था। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित थी। नियोजित अर्थदर्शन के भारतीय भाष्यकार महालनोबिस का जन्म कलकत्ता में 29 जून 1893 को हुआ था। कब हुआ था? 29 जून 1893 को कलकत्ता में। कई एग्जाम में पूछा जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो आपको टिक करना है महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम था, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। तो इनके बारे में बताया गया है, कैम्ब्रिज से इन्होंने एमए किया। 1915 में तमाम विश्वविद्यालयों ने तब और सम्मान डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की। महालनोबिस मूलतः सांख्यिकी और जनसंख्या अध्ययन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सन 1915 से 1922 तक भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया और 1922 से 1945 तक वह इसी कॉलेज के इसी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। 1945 से 1948 तक प्रिंसिपल रहे। इनके जीवन के बारे में बताया गया है, महालनोबिस ने विश्व भातृ में भी अध्यापन काम किया हुआ है। 1941 से 1945 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। तो यहाँ पर देखते हैं, योजना आयोग में तबौर सदस्य महालनोबिस को 1955 में लाया गया। जो योजना आयोग है उसमें इन्हें सदस्य के तौर पर लाया गया। यह वहाँ 1967 तक रहे। इस दौरान उन्हें भारत के योजना आयोग को स्थायी दिशा और दर्शन दिया। महालनोबिस ने अपने जीवन में अनेक पुरस्कार मेडल हासिल किए। उन्हें राष्ट्रसंघ के सांख्यिकी आयोग में भी तबौर सदस्य रखा गया है, जहां बाद में वह अध्यक्ष भी रहे। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगर आपसे पूछा जाता है महालनोबिस कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ लेकर के आई है, अब यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, बैग खरीदने के लिए मिलेगा पैसा। जो बेसिक शिक्षा परिषद है उन्होंने एक काम किया है कि जूते, मोजे और बैग देने के बजाय इनसे खरीदने के लिए नगद राशि अभिभावकों को खाते में बैंक में स्थानांतरित की जाएगी। तो ये अच्छा फैसला नहीं है, इससे बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत से अभिभावक होते हैं, बच्चों को पैसा नहीं देते, खुद भी कर जाते हैं, बहुत से कारण हैं।